हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 76, तुम दूसरी शादी कर सकते हो। आरुषि अपने कमरे में पहुंचकर टेबल पर पानी रखती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसके कमरे में अनिरुद्ध पहुंचता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि नर्वस हो जाती है। वह अनिरुद्ध को रोकना चाहती थी लेकिन जो उसने कसम खाई थी उसके कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाती। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को देखता है और उसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसे कहता है, क्या तुम अभी मुझे कुछ नहीं कहोगी? अभी तुम चुप रहोगी? देखता हूँ तुम ऐसे कब तक चुप रहोगी और कितने दिनों तक तुम्हारा यह मौन व्रत वाला नाटक कब तक चलेगा। आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी वह देखती है कि अनिरुद्ध उसके करीब आ रहा है। आरुषि अपने कदम पीछे करने लगते हैं। अनिरुद्ध उसके करीब पहुंचता है लेकिन वह लेफ्ट मुड़कर बेड के सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अपने पांव को एक के ऊपर एक टेबल पर रखते हुए एक एटीट्यूड टोन में वह कहता है, देखता हूँ आखिर कब तुम नहीं बोलोगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन लूंगा मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगा, चाहे फिर सुबह हो जाए। यह बात दादी को पता चल जाए कि बाबा जी के उपाय बताने के बावजूद भी तुम और मैं पूरी रात इस कमरे में एक साथ थे। दादी बहुत गुस्सा होगी, जितनी मुझ पर होगी उससे कहीं ज्यादा तुम पर होगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने ये कहोगी कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ तो वह कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारे बीच में वह पति पत्नी वाला रिश्ता अब तक बना नहीं है। सभी घर वालों को तो यही लगेगा कि पति पत्नी 2 दिन भी नहीं रुक पाए। बेचारी दादी कितनी परेशान हो जाएगी यह सोचकर कि फिर से उनके अनिरुद्ध पर कोई मुसीबत ना जाए, क्योंकि वह कसम तो उन्होंने तोड़ दी है। अनिरुद्ध अपनी बातों से आरुषि को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बोले, लेकिन आरुषि नहीं डर रही थी क्योंकि वह इस बाबा वाली कहानी की हकीकत सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि वही तो उसकी रचयिता थी। आरुषि के चेहरे पर एक गंभीरता और शांति देखकर अनिरुद्ध परेशान हो जाता है कि वह उसकी बातों से डर क्यों नहीं रही है। वहीं पर आरुषि एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद वह एकदम से दरवाजे की तरफ तेजी से जाने लगती है। जैसे अनिरुद्ध ये देखता है वह भी सोफे से उठता है और तेज कदमों से आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। आरुषि दरवाजा खोले उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बाद में उसके दोनों हाथों को दरवाजे से सटा देता है। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे बचकर भाग जाओगी? इतना आसान नहीं है आरुषि, अब बहुत हो गया है, अपना यह मौन व्रत तोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे से अपना सारा सामान ले जाने की? बात सिर्फ 1 महीने की है, जिंदगी भर की नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है इस 1 महीने के बाद भी तुम इसी कमरे में रहोगी? आरुषि कुछ नहीं कहती, वह अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ देती है। ये देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। एक तो उसने आरुषि से 2 दिन से बात नहीं की और अब तो आरुषि उसे पूरी तरह से कट कर रही है। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को कहने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उसके उस हाथ पर पड़ती है जो खाना बनाते वक्त जल गया था। अनिरुद्ध आरुषि के दोनों हाथों को छोड़ता है और उसके बाद जो हाथ उसका जला है उसे ऊपर से पकड़ते हुए एक परेशान टोन में कहता है, तुम्हारा हाथ कितना जल गया है और तुम इतनी लापरवाही कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए था। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, टेटनस बन गई तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि इतना बन हो गया है। लापरवाही की भी हद होती है। कल सुबह तैयार रहना, हम डॉक्टर के जाएंगे। और एक बात, अगर आइंदा तुम मुझे किचन में खाना बनाते हुए देखा तैयार तो याद रखना, तुम्हारे चक्कर में मैं 29 लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा जो हमारे किचन में काम कर रहे हैं। उनकी नौकरी जाने की जिम्मेवार तुम होगी, इसलिए किचन में कदम रखना जरूर, लेकिन खाना बनाने की नीयत से नहीं। एक तरफ अनिरुद्ध की वो इतनी कड़वी बातें जो आरुषि के दिल को इतना बुरी तरह से तोड़ देती है, और फिर अनिरुद्ध की यह परवाह करना। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे भी 2 दिन से तो वह अपने आंसुओं को अंदर ही पी रही है, अपनी तकलीफ को अंदर ही छुपा रही है। आखिरकार आरुषि अपनी चुप्पी तोड़ देती है और वह अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ाकर उसे गुस्से से पुश करते हुए कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम एक चीज डिसाइड क्यों नहीं करते? क्यों मुझे हर दिन एक नई तकलीफ दे रहे हो?
एक तरफ तुम कहते हो कि मेरे आसपास होने से तुम्हें घुटन होती है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें धोखा याद आता है। अब जब मैं तुमसे दूर हूँ, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप को तुम्हारे सामने आने से रोक रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। जिस लड़की ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, तुम क्यों उसे लड़के की इतनी परवाह कर रहे हो? मेरे साथ यह खेल खेल बंद कर अनिरुद्ध, ऐसे खेल मत खेलो मेरे साथ। आंखों में आंसू। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बाजू को कसकर पकड़कर अपने दांतों को गुस्से से पीसते हुए कहता है, मैं खेल खेल रहा हूँ आरुषि, में कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। खेल तो तुमने खेला था, एक तरफ मेरे साथ यहाँ अच्छा बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुशांत के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने के प्लान बना रही थी। तुम तो शुक्र मनो, कितना हो जाने के बावजूद भी तुम मेरे घर में हो और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। अगर मैं कोई और होता ना तो उसी रात तुम दोनों को मार चुका होता। आरुषि, इमोशनल तो क्यों नहीं मारा? मार देना चाहिए था ना। जिस लड़की ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए इतना सब कुछ किया, उसे वही खत्म कर देना चाहिए था तुम्हें। मुझे उसे रात मार देना चाहिए था। अनिरुद्ध, क्यों मुझे अब तक इस घर में रख रखा है? अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए अपने आंख के आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है, काश मैं कर सकता, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया कुछ चीजों के हाथों जो मेरे वश में नहीं है। पहले मैं बिल्कुल आजाद था, लेकिन अब मुझे किसी ने अपनी तरफ जकड़ लिया है। तुम्हें चाहकर भी तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आरुषि, इन 20 दिनों में ऐसा क्या बदल गया है जो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते? वैसे तो तुमने यह शादी मुझसे बदला लेने के लिए करी थी, ना मुझे तकलीफ देने के लिए की थी। तो पहुंचाओ, मुझे तकलीफ दो मुझे और दर्द, इतने हमदर्द मत बनो मेरे। और अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से आजाद हो सकते हो, तुम दूसरी शादी कर सकते हो, किसी और को अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हो, तो जैसी लाइफ चाहते हो वैसे लाइफ जी सकते हो। अनिरुद्ध और मुस्कान की बढ़ती हुई नजदीकी को देखकर आरुषि ने अनिरुद्ध से यह बात कही थी, लेकिन अनिरुद्ध को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अनिरुद्ध, गुस्से से क्या कहा तुमने? इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? मतलब तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर सच में मैं किसी और दूसरे की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं या कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए? क्योंकि जिस तरह से तुमने बात कही है, उसे तो यही लग रहा है कि इस रिश्ते से तुम मुझे आजाद नहीं, खुद को आजाद करना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? वापस सुशांत के पास जाना चाह रहे हो? आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध के हाथ को झटकते हुए कहती है, बस कर अनिरुद्ध, अब बार बार सुशांत को बीच में लाना बंद करो। सुशांत का चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो चुका है, नहीं जा रही मैं वापस सुशांत के पास। अगर जिंदगी में वह मोड़ आया जहां पर मैं और तुम कभी अलग भी हो जाते हैं, तो मेरी जिंदगी में सुशांत वापस नहीं आएगा। सुन लिया तुमने? और सिर्फ सुशांत ही नहीं, बल्कि कोई भी दूसरा आदमी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में तुम आ चुके हो, तुम्हारी बात कोई नहीं। आई होप कि अब तुम इस तरह के बेहुदा सवाल मुझसे फिर नहीं करोगे। आरुषि फुट फुट के रोने लगती है और उसी को इस तरह रोते हुए देखकर अनिरुद्ध को भी तकलीफ होती है, लेकिन इस समय वह दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। जहां पर अनिरुद्ध को सच्चाई जानने के बाद भी यही लग रहा था कि आरुषि के दिल में सुशांत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर वक्त आया तो वह सुशांत के पास वापस चली जाएगी। वहीं आरुषि को ये लग रहा था कि जिस तरह से मुस्कान आई है, अनिरुद्ध का ध्यान मुस्कान की तरफ चला गया है, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी है और वह उसको अपना अधिकार में रखना चाहता है, इसलिए वह आरुषि के पास आ रहा है। लेकिन हकीकत में शायद अब अनिरुद्ध को आरुषि में इंटरेस्ट नहीं रहा है। आरुषि को ऐसे रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वह रुक जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, आज हम जहां भी है इसकी शुरुआत जरूर मैं की थी, लेकिन अंजाम तक तुम लेकर आई थी। हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। जब तक मुझे यह एहसास नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में वह नहीं है, तब तक मैं तो चैन से नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब मुझे यह एहसास होता है कि जिस लड़की के लिए मैं खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वह मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। जिस लड़की के लिए मैं खुद को बदल रहा था, वह लड़की बदले की तैयारी कर रही थी। मेरा दिल रो पड़ता है ये सोचकर कि जिस लड़की से मैं प्यार
अनिरुद्ध इतना कहते ही रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि इमोशनल होकर वह अपने प्यार का इजहार आरुषि से कर रहा है, लेकिन आरुषि ने कुछ भी नहीं सुना था, वह खुद ही रोए जा रही थी। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। अगली सुबह अनिरुद्ध सर्वेंट के हाथों आरुषि के रूम में एक पैगाम भिजवाता है कि वह भी अनिरुद्ध के कमरे में आए। हालांकि वैसे तो आरुषि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब अनिरुद्ध ने उसको खुद से कहा है तो वो उसके कमरे में पहुंचती है। आरुषि अपने निगाहें नीचे करके अनिरुद्ध से कहती है, तुमने बुलाया था। अनिरुद्ध, तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के जाना है। आरुषि, कंफ्यूज, क्या हुआ तुम्हें, हम डॉक्टर की क्यों जा रहे हैं? अनिरुद्ध, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा जो हाथ जला है इसी के लिए जा रहे हैं। आरुषि, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, वैसे भी दवाएं लगा रही हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करके आरुषि जैसे ही जाने लगती है तभी अनिरुद्ध आरुषि के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बाद एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी बात को पूरे सुने बिना ही अवॉइड करके जा रही हो। जब मैं तुमसे कहा है कि हम डॉक्टर के जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा हाँ या ना मैटर नहीं करता। आरुषि, गुस्से से क्यों मैटर नहीं करता, मेरा हाथ जला है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे डॉक्टर के जाना है नहीं जाना, इसलिए मेरा जवाब यही है कि मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, सार्कास्टिक स्माइल, आरुषि मुझे तुम यह एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हें डॉक्टर के जाना पड़ेगा वरना। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में कॉन्फिडेंट नजरों से कहती है, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? अनिरुद्ध, तुम रिग्रेट करोगी। इतना कहते ही अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमना शुरू कर देता है। पहले तो आरुषि हैरान रह जाती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि के बिना किस को ब्रेक किया दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके कमर के पीछे मोड़ देता है और वह उसे और पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए आरुषि पीछे चलने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध किस को ब्रेक नहीं करता और धीरे धीरे पीछे चलते हुए आरुषि दीवार से सट जाती है। अनिरुद्ध की उस पैशनेट किस से अब तो आरुषि भी हार मान चुकी थी, वह भी अब एकदम से शांत हो जाती है, अनिरुद्ध को दूर करने की कोशिश छोड़ देती है। अनिरुद्ध आरुषि की बाजू को पकड़ता है और वह और भी इंटेंस होकर आरुषि को चूमे जा रहा था। आरुषि भी अपना होश खो रही थी, उनके बीच की वह झगड़ा, वह लड़ाई, वह बहसबाजी उस कुछ पलों के लिए बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। आरुषि भी अनिरुद्ध को पैशनेटली चूमने लगती है, दोनों के बीच में एक इंटेंस लिप लॉक मोमेंट होता है। अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे में खो गए थे और तभी दरवाजे पर नोक होता है जिससे वह रुकते हैं और दोनों का एहसास होता है इस समय, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना है और अभी जो कर रहे थे उससे वह दोनों ही थोड़े से शर्मा जाते हैं और चौंक भी जाते हैं कि कहीं दूसरे इंसान को उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर पता ना चल जाए, इसलिए वह नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगते हैं। हालांकि दोनों का ही चेहरा काफी लाल हो रखा था और आरुषि की तो सांसें अभी भी तेज ही चल रही थी। अनिरुद्ध अपने लिप्स को क्लीन करता है और आरुषि अपना हुलिया ठीक करती है। अनिरुद्ध सोफे पर बैठ जाता है और वह अपने हाथ में फाइल पकड़ लेता है। आरुषि अनिरुद्ध के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध, हाँ बोलो, बाहर खड़े इंसान के लिए आवाज लगता है। और कमरे में मुस्कान एंटर होती है, वह भी हाथ में 2 कप चाय के साथ। जैसे ही आरुषि मुस्कान को अपने कमरे में देखती है वह गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखती है। एपिसोड 77, हाँ मुझे जलन होती है। हाथों में 2 कप चाय लेकर मुस्कान अनिरुद्ध के कमरे में एंटर होती है और आरुषि ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मुस्कान का अनिरुद्ध के कमरे में इतना जल्दी आना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि वह देख रही थी कि उनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह उनके कमरे में आ जाएगी और आरुषि को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भले ही इस समय उसकी और अनिरुद्ध के बीच में कितनी भी लड़ाई क्यों ना चल रही हो, लेकिन एक दूसरे लड़की को वह अपने बेडरूम में बर्दाश्त नहीं करेगी। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे की तरफ देखकर समझ जाता है कि उनके बीच में फिर से एक बहस होने वाली है और शायद ये बहस काफी लंबी चलेगी। हालांकि अनिरुद्ध को भी मुस्कान का कमरे में आना अच्छा नहीं लगा।
मुस्कान भी आरुषि को देखकर थोड़ा सा हिचकिचा जाती है, क्योंकि वह तो यही सोच रही थी कि उसे कमरे में अकेला अनिरुद्ध मिलेगा और चाय के बहाने उसे कुछ वक्त अनिरुद्ध के साथ बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में दूरी आएगी और उसके और अनिरुद्ध के बीच में नजदीकी। मुस्कान झूठी मुस्कुराते हुए टेबल पर चाय रखते हुए अनिरुद्ध और आरुषि को गुड मॉर्निंग रहती है। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग मुस्कान, लेकिन तुम यहाँ, वह भी चाय के साथ। मेरा मतलब है कि तुम ही सब करने की जरूरत नहीं थी, सर्वेंट है, तुम हमारे मेहमान हो, अगर तुम हमारे लिए ये सब करोगी तो हमें बड़ा अजीब लगेगा। मुस्कान, इसमें अजीब क्या है, मेरा मतलब कि मैं चाय बना रही थी तो सोचा कि तुम्हें देने आ जाऊं। आरुषि अच्छे से समझ रही थी कि ये दो चाय वह खुद के और अनिरुद्ध के लिए लेकर आए हैं। आरुषि तो वैसे ही अनिरुद्ध और मुस्कान के नजदीकियों से गुस्सा थी और अब तो उसका कमरे में आना आरुषि को और भी भड़का दिया था, इसलिए वह अनिरुद्ध से एक रूड टोन में कहती है, तुम अपनी चाय एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। आरुषि जैसे ही जाने लगती है तभी अनिरुद्ध हल्का सा उठता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम अभी कहाँ जा रही हो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और वैसे भी मुस्कान हमारे लिए चाय लेकर आई है, यह अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम चाय को बिना पिए ही चली जाओगी। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर आरुषि और मुस्कान दोनों ही हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। हालांकि तीनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये दो चाय अनिरुद्ध और मुस्कान के लिए है, लेकिन अनिरुद्ध ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसे ये लग रहा है कि ये दो चाय आरुषि और उसके लिए है। अनिरुद्ध, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? अब मुस्कान आगे मना कैसे कर सकती थी, वह झूठी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। आरुषि, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ तो इसे पीकर ही जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि मधु आंटी कहाँ है, उनसे कुछ काम था। खाली ट्रे लेकर मुस्कान कमरे से बाहर निकाल कर गुस्से से कहती है, मैं क्या नौकर हूँ, मैं ये चाय खुद की और अनिरुद्ध के लिए लेकर गई थी, लेकिन यह आरुषि यहाँ कहाँ पहुँच गई, अगली बार से मुझे थोड़ा ध्यान रख कर जाना होगा, मेरा अच्छा खासा मौका हाथ से चला गया उसे आरुषि के कारण। मधु आंटी, कोई बात बतानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर रह जाऊं और यहाँ आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में प्यार की गाड़ी और भी आगे बढ़ जाए, कहीं दूर करने के चक्कर में यह और करीब ना आ जाए। तारांकन, मुस्कान के जाते ही आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध को गुस्से देखते हुए कहती है, तुम ही पी लो ये दोनों चाय, क्योंकि यह चाय वह खुद के लिए और तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मेरे लिए नहीं, एंजॉय करो। आरुषि जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध उठकर आरुषि का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मैं तुम्हें मना किया ना, तुम ही मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती, तुम्हारे मन करने का अंजाम क्या होगा तुम अभी थोड़ी देर पहले देख चुकी हो। आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध के हाथ को झटकते हुए कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब ये लड़की कमरे में भी आने लगी? और वह भी तब जब मैं इस कमरे में नहीं रहती हूँ, या फिर यह पहले भी आ चुकी है, वह तो आज मैं यहाँ हूँ इसलिए मैंने नोटिस कर लिया। क्या ये तुम्हारे कमरे में रात में भी आती है? क्या तुम दोनों एक साथ लंबे घंटे तक इस कमरे में अपने ऑफिस के बारे में बातें करते हो? आखिर मेरी ना मौजूदगी में क्या होता है इस कमरे में? वैसे भी तुम दोनों के कमरे आमने सामने हैं, पलक झपकते ही इधर से उधर तो नहीं होते ना? गुस्से से सस्पाइसियस नजरों से अनिरुद्ध को देखते हुए अनिरुद्ध, हैरान होते हुए, एक मिनट, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो और तुम मुझे ऐसे कैसे देख रही हो? ये पहली बार इस कमरे में आई है, वह भी तुम्हारे सामने, और इस कमरे से तुम चली गई, इसका मतलब यह नहीं किसी कमरे में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी। मुझे क्या पता था मुस्कान है, मुझे तो लगा कोई सर्वेंट है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आरुषि, नाराज टोन और जेलस टोन, क्या मतलब है कैसे सोच सकती हूँ? जो देख रही हूँ उससे तो कोई भी सोच सकता है, जैसे कि जहाँ तुम नॉर्मल किसी से बात नहीं करते उसे मुस्कान से तुम इतना हंस हंस कर बात कर रहे हो। वह तुम्हारे साथ ऑफिस जा रही है, तुम्हारे साथ ही आ रही है, इनफैक्ट अब तो तुम जल्दी घर आने लगी हो, वरना पहले तो तुम 11, 12, कभी कभी 1 भी बजाते थे। मात्र 2 दिनों के अंदर ही तुम्हारी बॉन्डिंग ऐसे हो गई है जैसा अनुराधा के साथ थी। और आज तो वह चाय का कप भी लेकर आई थी, क्या पता फिर कुछ और हो जाए।
आरुषि के चेहरे पर जलन देखकर अनिरुद्ध मन ही मन मुस्कुराता है। वह सोफे से खड़ा होता है और आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। अपनी तरफ अनिरुद्ध को आते हुए देखकर आरुषि अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, ये तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो? वहीं बैठे रहो और अपनी चाय एंजॉय करो। अनिरुद्ध आरुषि के करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर धीमे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बातों से जलन की बदबू आ रही है, तो मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मुस्कान से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है? आरुषि अनिरुद्ध की बात को नकारते हुए कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम जो मर्जी करो, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। अनिरुद्ध, अच्छा तो सिर्फ बता रही थी, तो अभी इतना गुस्सा क्यों हुई? जब वह कमरे में चाय लेकर आई तब भी तो तुम ऐसे नॉर्मल ही रिएक्ट कर सकती थी। आरुषि अनिरुद्ध की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, तो मेरा ये तुम्हें ओवर रिएक्शन लग रहा है? जरा तुम रोल रिवर्स कर दो। समझो कि एक गेस्ट के रूप में कोई लड़का आता, सिचुएशन सेम होती, लेकिन वह लड़का तुम्हारे कमरे की बजाय मेरे कमरे में चाय लेकर आता। मेरा और उसका कमरा आमने सामने रहता। मैं उसके साथ ऑफिस जाती, उसी के साथ आती, तो तब तुम क्या करते? तुम भी कुछ सवाल नहीं करते? क्योंकि इस समय हमारे बीच में कुछ झगड़ा चल रहे हैं, इसलिए तुम मेरी उसे लड़के के साथ नजदीकी बर्दाश्त कर लेते। आरुषि के सिर्फ बात कहने से ही अनिरुद्ध को जलन हो जाती है। वह एग्रेसिवली आरुषि को अपने करीब करके उसकी आंखों में देखकर एक एग्रेसिव टोन में कहता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी कोई इतने करीब आए और मुझे ये सब बोलकर वह सब बातें इमेजिन करवाने की जरूरत नहीं है। आरुषि, नर्वस क्या बात है? सिर्फ कहने पर ही तुम इतने जेलस हो गए? मैं तो आंखों से देख रही हूँ वह सब जो तुम सोच भी नहीं सकते। अनिरुद्ध, तो मतलब तुम्हें जलन हो रही है मुझे और मुस्कान को साथ देखकर? अनिरुद्ध के इस सवाल पर आरुषि पैनिक हो जाती है। वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तुम अपनी चाय खत्म करो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। अनिरुद्ध, सीरियस नहीं आरुषि, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जवाब दो, तुम्हें जलन होती है या नहीं? आरुषि, इस जवाब से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अनिरुद्ध, फर्क तो पड़ेगा, पहले तुम जवाब दो, क्या तुम्हें जलन होती है, या तुम्हें सिर्फ उन लड़कियों से जलन होती है जो सुशांत के करीब जाती थी? फिर से सुशांत को अनिरुद्ध को बीच में लाना आरुषि को इरिटेट कर देता है। आरुषि अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करते हुए कहती है, फिर से सुशांत? अनिरुद्ध, अब उसका नाम और उसका चेहरा मेरी नजरों में आ चुका है, जो इतनी आसानी से जाना आसान नहीं है, और जो बातें सुनी है उसके बाद तो बता नहीं सकता। सुशांत नाम से ही चिढ़ हो गई है मुझे, इसलिए बताओ मुझे, तुम्हें मेरे लिए जलन होती है या नहीं? कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? आरुषि, अनिरुद्ध एक लंबा पोज। अनिरुद्ध, इंतजार, हाँ बोलो आरुषि, तुम्हें जलन होती है मेरे लिए? आरुषि, एक गहरी सांस लेकर, हाँ मुझे जलन होती है जब कोई दूसरी लड़की तुम्हारे करीब आती है, और यहाँ पर सिर्फ बात मुस्कान की नहीं हो रही है, मुझे हर उस लड़के से तकलीफ होती है, हर उसे लड़की से प्रॉब्लम होती है जो तुम्हारे करीब होती है, चाहे फिर वह नैना हो, अनुराधा हो, मुस्कान हो या कोई और हो। मैं नहीं पसंद करती तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरे लड़की की दखल। जिस तरह से तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कोई लड़का मेरी तरफ आए, मुझसे फ्लर्ट करे, मुझसे बहुत हंसकर मुस्कुराकर ओवर फ्रेंडली होकर बात करे, वैसे मुझे भी नहीं पसंद। सुन लिया तुमने, जलन होती है मुझे। हाँ, मैं कह नहीं सकती हूँ कि पहले नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। अनिरुद्ध के दिल को एक सुकून पहुंचता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध, और तुम्हें अचानक से लड़कियों से जलन क्यों होने लगी जो मेरे करीब होती है? आरुषि, यह क्या सवाल हुआ, और तुमने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था? अब नए और सवाल मत जोड़ो, ऐसे तो मैं भी पूछ सकती हूँ तुम्हें जलन क्यों होती है। अनिरुद्ध, मेरे पास इसका जवाब है जो मैं अभी नहीं दूंगा, एक सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। आरुषि, इंटेंस टोन, मेरे पास भी जवाब है और मैं भी इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मैं भी वक्त आने पर ही बताऊंगी, इसलिए आप कोई और सवाल नहीं, और प्लीज सुशांत का नाम फिर से लेकर मत आना। और एक बात, अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना होता, तुमसे भागना होता, तो मैं तब भाग सकती थी, मेरे पास मौका था।
जब तुम्हें गोली लगी थी तुम पूरे 12 घंटे के लिए बेहोश थी। उन 12 घंटे का फायदा उठाकर मैं कहीं भी जा सकती थी जहां से तुम मुझे न ढूंढ पाओ। आरुषि अपनी बात कहकर कमरे से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें अनिरुद्ध को सोचने पर मजबूर कर देती है। अनिरुद्ध, सही कहा आरुषि ने, 12 घंटे ये कहीं भी जा सकती थी लेकिन यह नहीं गई। तारांकन। आरुषि और अनिरुद्ध हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। आरुषि के चेहरे पर एक एम्बारसमेंट थी जिसे देखकर अनिरुद्ध कहता है, क्या हुआ, तुम कब से मुझे ऐसे क्यों घूम रही हो? एक इंजेक्शन ही तो लगा है, क्या तुम इतना डरती हो इंजेक्शन से? आरुषि, इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं हुई, वह नर्स मुझे जिस तरह से देख रही थी ना उससे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा था ना इतनी नहीं लगी है मुझे। मेडिकल स्टोर से कोई भी बर्निंग के लिए ऑइंटमेंट लाकर इसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन तुम्हें तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आना था। मुझे तो डॉक्टर के सामने में बताने में अजीब लग रहा था। आज से पहले इतना एम्बारसमेंट मैंने कभी फील नहीं किया। अनिरुद्ध, आरुषि शट अप, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ऐसे छोटे छोटे घाव कब बड़े होकर इन्फेक्शन में बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। चलो गाड़ी में बैठो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध आरुषि जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तभी अनिरुद्ध के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर अनिरुद्ध कुछ परेशान हो जाता है। कॉल कट करने के बाद आरुषि पूछता है, क्या हुआ? अनिरुद्ध अचानक से एकदम परेशान क्यों हो गए, सब ठीक है ना? अनिरुद्ध, हाँ वैसे सब ठीक है, बस कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई है। आरुषि, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे यही छोड़ रहने दो, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी, तुम सीधा अपने ऑफिस जो पहले तो मुझे घर छोड़ोगे फिर ऑफिस जाओगे और तब तक रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अनिरुद्ध, अरे नहीं, तुम्हें क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो मैं घर पहुंचना। आरुषि, जिद मत करो, तुम वाकई में परेशान लग रहे हो, पक्का कोई बड़ी बात है, और वैसे भी घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, 10 मिनट का रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कहीं और चली जाऊंगी? अनिरुद्ध, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे विश्वास है तुम नहीं जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कैसे छोड़ दूं यहाँ पर? आरुषि, अनिरुद्ध, मैं चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कभी ऑटो टैक्सी से नहीं गई हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है, तुम जाओ। अनिरुद्ध, ठीक है तुम इतना कह रही हो, तुम और सुनो, टैक्सी में बैठने से पहले पर ड्राइको को ठीक से देख लेना, अगर वह कुछ अलग लगे या मतलब अजीब सा लगे तो मत बैठना। अनिरुद्ध की बात पर आरुषि मुस्कुराती है और वह गाड़ी से उतर जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। आरुषि सड़क पर एक साइड खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी आरुषि की नज़र एक गाड़ी पर जाती है जिसे देखकर आरुषि शॉक्ड रह जाती है और उसी के सामने टैक्सी आकर रुकती है। आरुषि तुरंत उस टैक्सी में बैठी है और ड्राइवर से उसे गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस गाड़ी का पीछा करो, वह जहां जा रही है इसे भी वही लेकर चलो। रात के 10 बजे अनिरुद्ध गुस्से से अपने घर वालों पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आरुषि कहाँ गई? वह अब तक घर नहीं पहुंची और आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एपिसोड 78, मैं सब तबाह कर दूंगा। रात के 10 बजे अनिरुद्ध सभी घर वालों पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आप सब लोग कर क्या रहे हैं? मैं मानता हूँ कि आपकी खुद की एक जिंदगी है, लेकिन कम से कम इतना तो इंसान ध्यान देता ही है कि उसका परिवार का सदस्य कहाँ है। रात के 10 बजे गए हैं और आरुषि घर पर नहीं है और किसी को भी कोई चिंता नहीं है, सब आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम मुझे ही इन्फॉर्म कर देते कि आरुषि अब तक घर नहीं आई है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों से पसंद नहीं करते, लेकिन भूलिए मत वह मेरी पत्नी है। माया गुस्से से, भैया अब हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और उसी को छोटी बच्ची है क्या जो हम उसका ध्यान रखेंगे? और वैसे भी मुझे तो लगता है कि वह शायद कहीं चली गई है, शायद उसे आज मौका मिल गया इस घर से आपकी जिंदगी से दूर भगाने का। आज पहली बार आपने उसे मौका दिया खुद से घर जाने का, वरना वह हमेशा गाड़ी में आती जाती थी, तो उसे लगा कि मौका अच्छा है और शायद वह चली गई। माया का जवाब सुनकर अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़ता है। माया अपने कदम पीछे कर लेती है और मधु देवी माया के सामने आ जाती है। माया को बचाते हुए वह अनिरुद्ध से कहती है, तू इस पर अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा है? पता करने की कोशिश करके वह कहाँ है, अब तक घर क्यों नहीं आई? मुझे तो सच बताओ, थोड़ा डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो गई हो। अनिरुद्ध,
गुस्से से प्लीज माँ अब आप तो ऐसी बातें मत बोलिए, मैं पहले ही बहुत घबरा रहा हूँ और आपकी बातें मुझे और डरा रही है। और इस लड़की को, माया को समझा दीजिए कि तमीज से बात किया करे, वह आरुषि भाभी है, मेरी पत्नी है वह, और अगर उसे भागना होता ना तो उसके पास अच्छा मौका था जब मुझे गोली लगी थी, और आइंदा अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा ना बोला करें। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था और वह परेशान भी हो रहा था। सुबह से आरुषि घर नहीं आए और आज दादी भी घर पर नहीं है, अगर वह होती तो उन्हें पहले ही पता चल जाता और वह अनिरुद्ध को बता देती। अनिरुद्ध अपने लोगों को फोन लगाता है आरुषि के बारे में पता करने के लिए। उसकी आवाज में भी घबराहट थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। अनिरुद्ध के कांपते हुए हाथों को देखकर मधु देवी, माया और मुस्कान तीनों ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अनिरुद्ध को कभी भी किसी भी कारण से इस तरह से घबराते हुए नहीं देखा। अनिरुद्ध घबराते हुए, हाँ जल्दी से पता लगाओ, हॉस्पिटल जल्दी जाओ और कोई भी इंफॉर्मेशन हो मुझे बताओ, सभी आदमी को कम पर लगा दो, 1 घंटे के अंदर मुझे वह मिलनी चाहिए, मैं भी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध फोन कट करता है। तभी मधु देवी अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध बेटा इतना क्या घबरा रही हो, मिल जाएगी तो वैसे घबराते हुए गाड़ी चलाकर ले जाओगे तो मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, अपने साथ ड्राइवर को लेकर जाओ। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड, माँ मेरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई है, क्या ये घबराने वाली बात नहीं है, मेरे पहले ही दुश्मन काम नहीं है, मैं बस भगवान को याद कर रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। अनिरुद्ध की धमकी से सभी घबरा जाते हैं। अनिरुद्ध जैसे ही मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तभी आरुषि पहुंचती है। एकदम से मुस्कान बोल पड़ती है, आरुषि दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। आरुषि खड़ी होती है। आरुषि को देखकर अनिरुद्ध की जान में जान आई है। वह तेजी से आरुषि के पास जाता है और उसे एकदम से गले लगा लेता है। जिस तरह से अनिरुद्ध ने आरुषि को गले से लगाया था उसे देखकर मुस्कान को ठेस पहुंचती है और वह मधु देवी और माया की तरफ देखती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए थे। अनिरुद्ध एकदम से आरुषि से दूर हटता है और उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम्हें एक दिन मैंने कहा कि खुद से आ जाओ तो पता चलता है कि तुम तो घर ही नहीं पहुंची हो, सुबह के 10 बजे से तुम गायब हो और रात के 10 बजे के बाद तुम घर पर आए हो, आखिर इतने घंटे तक तुम कहाँ थी। आरुषि जवाब दो, गुस्से से चिल्लाते हुए। आरुषि अनिरुद्ध को देखती है। आरुषि की आंखें रो रो कर लाल हो रखी थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आरुषि की साड़ी कीचड़ भी गंदी हो रखी थी, उसके हाथ पर भी चोट के निशान थे। अनिरुद्ध जब आरुषि को गौर से देखा है तो उसे एहसास होता है कि आरुषि के साथ कुछ गलत हुआ है। आरुषि की हालत देखकर अनिरुद्ध पहले से और भी ज्यादा घबरा जाता है। अनिरुद्ध, आरुषि ये तुम्हारी हालत कैसे हो रखी है? गुस्से में आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे थे और तभी अनिरुद्ध की नजर आरुषि के गाल पर जाती है जिस पर थप्पड़ के निशान था। आरुषि के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर अनिरुद्ध गुस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। अनिरुद्ध बंदूक निकालकर एग्रेसिवली कहता है, आरुषि बताओ मुझे तुम्हारा ये हाल किसने किया है, मुझे जब तक मैं उसे बदला नहीं रहूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, बताओ मुझे। गुस्से से चिल्लाते हुए, आखिर तुम सुबह से कहाँ थी और तुम्हारी हालत किसने की? आरुषि अनिरुद्ध को देखती है और वह उसके से गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि रोते हुए, मुझे ले चलो यहाँ से अनिरुद्ध, मुझे यहाँ से ले चलो। आरुषि को यूं रोता हुआ देखकर और उसकी हालत देखकर अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसके लिए यह इम्पोर्टेंट था कि अभी वह आरुषि को संभाले। अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठता है और उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। अनिरुद्ध और आरुषि के जाने के बाद माया गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर अब हमारी इस घर में इज्जत है क्या? उसे 2 कौड़ी के लड़के के लिए भैया सब कुछ तबाह करने चले हैं क्या? वह लड़की अब उनके परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई और तुमने देखा माँ भैया मुझ पर कैसे चलाएं, वह गुस्से से मेरी तरफ कैसे आ रहे थे, तुम नहीं आते तो पता नहीं वह क्या कर देते। माया की बात पर मुस्कान कहती है, क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी क्या?
मैंने आपकी बात मानकर सही किया पता नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि अनिरुद्ध आरुषि को कभी भी छोड़ेगा। मधु देवी, मुस्कान तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम अनिरुद्ध के एक्शन पर मत जाना, वह थोड़ा इम्पल्सिव है, जल्दी पैनिक हो जाता है और बहुत कुछ बोल जाता है। मुस्कान, आंटी मैं अनिरुद्ध के बोलने की बात नहीं कर रही, उसके एक्शन भी बता रहे थे। आपने देखा उसका हाथ कैसे कांप रहा था। अनिरुद्ध राणा जो इतना बड़ा माफिया है, जो किसी से नहीं डरता, लेकिन आज वह काम गया था ये जानकर कि उसकी पत्नी अब तक घर नहीं आई है। वह घबरा गया था ये सुनकर कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और जिस तरह से जब आरुषि आए और वो दौड़कर उसने आरुषि को गले लगाया और उसकी वह लाइन कि अगर आरुषि को कुछ हो गया तो सबको तबाह कर देगा। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि अनिरुद्ध को आरुषि से प्यार हो गया है। वो प्यार करता है, वह भी बहुत शिद्दत वाला, वह कुछ भी कर सकता है। उसने बंदूक निकाली थी उसे खत्म करने के लिए, जिसके कारण आरुषि की हालत हुई है। आपको अभी भी ये लगता है कि वह अनिरुद्ध मेरे लिए अपनी पत्नी छोड़ेगा और मुझसे शादी करेगा? मधु देवी, मुस्कान बेटा तुम ये सब देखकर उदास क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अनिरुद्ध बस थोड़ा सा जिम्मेदार है और जब चीज उसके हिसाब से नहीं होती है तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है। आज वह उसकी पत्नी है इसलिए वह ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कल जब तुम उसकी पत्नी हो जाओगी तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। फिर आरुषि उसे कहीं भी नजर नहीं आएगी। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, प्यार भावनाएं उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। माया और मुस्कान तुम अनिरुद्ध के लिए यहाँ पर आए हो ये जानते हुए भी कि उसकी शादी हो गई है, मतलब तुम भी उसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम अपने प्यार को भूल जाओगी और किसी और से शादी कर लोगी? खुद तुम्हारी साथ दे रहे हैं और तुम पीछे हट रही हो। मुस्कान, पता नहीं जो मैंने अभी देखा और जो बातें आप कह रही है और मैं बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ और उसे प्यार के लिए मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगी। अगर उसके बाद भी अनिरुद्ध और आरुषि का रिश्ता नहीं टूटता है तो फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है। मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान के जाने के बाद माया मधु देवी से कहती है, माँ हमारे हाथ से तो खेल बिगड़ता जा रहा है, आज तो उसे भी यकीन हो रहा है कि यह रिश्ता नहीं टूट सकता। मधु देवी, गुस्से से कुछ भी हो जाए माया, ये रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा। अब मैं प्लानिंग करूंगी और वह भी ऐसी जिससे अनिरुद्ध और आरुषि के रिश्ते का नाम और निशान मिट जाएगा। ये रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। भले ही मुस्कान मेरी बहू ना बने, लेकिन आरुषि भी नहीं रहेगी। बदले की आग आंखों में। तारांकन, अनिरुद्ध आरुषि को लेकर कमरे में पहुंचता है और उसके बाद वह अलमारी से उसके लिए साड़ी निकालकर आरुषि को देते हुए कहता है, अपने आप को साफ करो और यह साड़ी पहनकर मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। आरुषि अनिरुद्ध के हाथों से साड़ी लेकर चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। आरुषि के जाने के बाद अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, जिसने भी आरुषि के साथ ही किया है ना उसे मैं छोड़ूंगा। नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाए। कुछ देर बाद आरुषि वॉशरूम से बाहर आती है। अनिरुद्ध आरुषि के गीले बालों को देखकर कहता है, तुम नहाकर आ गई? आरुषि, हाँ, वह मुझे लगा कि ना ही लेती हूँ और थोड़ा अच्छा भी महसूस करूंगी। अनिरुद्ध, अच्छा किया। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठता है और उसके बाद उसके साथ में बैठकर तौलिए से उसके बालों को पहुंचने लगता है। आरुषि एक गहरी सोच में थी और अचानक से वह बोल पड़ती है, आज मैं उन लोगों को देखा। अनिरुद्ध के हाथ अचानक से रुक जाते हैं और वह आरुषि के चेहरे की तरफ देखा है जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को धीरे से अपनी तरफ करके प्यार से कहता है, किसे देखा तुमने? तुम कहाँ गई थी आरुषि? सब बताओ मुझे। इतना सवाल करते हैं आरुषि की आंखों में आंसू आ गई थी और वह अनिरुद्ध से दर्द भरी आवाज में रहती है, आज मैंने अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने पापा को देखा। जब मैं टैक्सी ढूंढ रही थी तो मुझे वह नजर आए, एक काली कलर की महंगी सी गाड़ी में वह बैठ रहे थे। मैंने उसे गाड़ी का पीछा करवाया और तुम्हें पता है मैं कहाँ पहुंची? एक आलीशान घर के आगे। उन पैसों से जो मुझे बेचने पर मिले हैं उन्हें। रोते हुए आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध को भी एहसास होता है कि आरुषि के दिल पर क्या बीती होगी उन लोगों को देखकर। आरुषि,
रोते हुए, तुम्हें पता है अनिरुद्ध, 25 दिन बाद में लोगों से मिली, एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे देखकर उनके चेहरे पर पछतावा होगा, पर तुम यकीन नहीं करोगे, पछता हो तो छोड़ो, उनमें वही गुस्सा और वही घमंड है जो पहले था। आरुषि रोते रोते अनिरुद्ध को सारी बात बताने लगते हैं कि कैसे उसने जाकर उन लोगों से लड़ाई की, उनसे कारण पूछा, और कैसे वह पूरे दिन एक मंदिर में बैठी हुई थी और लौटते वक्त भी वहां गई थी, और वहां जाकर वह अपने सौतेली माँ को बहुत बुरा भला कहकर आए और उन्होंने आरुषि को थप्पड़ मारा और धक्का मारकर घर से बाहर निकाल कर उसे कीचड़ में पटक दिया। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, उन लोगों ने सुबह ही तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां दोबारा जाने की, और तुम घर क्यों नहीं आए, मंदिर में क्यों रही, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी जब मुझे घर आकर यह पता चला कि तुम सुबह से नहीं लौटी हो। आरुषि इमोशनल कुछ जवाब देने थे जो सुबह नहीं दे पाई थी, और ऐसे जवाब सुनकर आई हूं कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। अनिरुद्ध, ऐसा क्या कहकर आए हो तो जो जिंदगी भर याद रखेंगी? आरुषि, सीरियस कुछ नहीं, बस उन्हें उनकी हैसियत बात कर आई हूँ और उनका वह अतीत, इसके बाद वह मेरी बातों को सहन नहीं कर पाए। अनिरुद्ध, और तुम्हारे पापा, उनके चेहरे पर क्या भावना आई थी, वह तो तुम्हारे सगे हैं ना, उनके क्या रिएक्शन थे? आरुषि, उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, वह तो हमेशा की तरह इस बार भी चुप खड़े थे, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। पिता होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा पिता का कोई धर्म नहीं निभाया। आज के बाद वह तीनों लोग मेरे लिए मर चुके हैं, ना मेरे लिए मेरा कोई बाप है, और वह माँ और बेटी तो। एपिसोड 79, अनिरुद्ध आरुषि की लव फेटेंसी की बातें। आरुषि अनिरुद्ध की बाहों में उसके सीने पर सर रखकर उसे चिपक कर अपनी बचपन की बातें अनिरुद्ध को बता रही है कि उसने बचपन से लेकर कॉलेज तक कितने संघर्षों का सामना किया, किस तरह से उसकी पढ़ाई छुड़वाया गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक एक अकेली जिंदगी की है, जहां पर वह परिवार के साथ तो रहती थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ऐसे ही फूल करवाया जाता था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आरुषि की बचपन की उस दर्द भरी कहानी को सुनकर अनिरुद्ध भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाया था, अपने आंसुओं को वह पी रहा था। आरुषि उसे बताई जा रही थी और अनिरुद्ध सुने जा रहा था, उसके माथे को प्यार से सहला रहा था। अनिरुद्ध, इमोशनल तो तुम्हारा मतलब कि वह तीनों लोग घूमने जाते थे और तुम घर पर अकेली रहती थी, क्या तुम्हारे पिता को इतना सा भी नहीं लगा कि छोटी सी बच्ची, अंधेरे से डरने वाली बच्ची, इस पूरे घर में कैसे अकेले रहेगी? आरुषि इमोशनल, जिस पिता ने पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच दिया, तुम्हें क्या लगता है उसे क्या भाव नहीं होगी? मुझे उनके दिल में कुछ नहीं। अनिरुद्ध, मेरी माँ के मरते ही मुझे भूल गए और सिर्फ नाम के पिता है, और अब तो वह मेरी कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध, मुझे गुस्सा आ रहा है। आरुषि, मन कर रहा है कि अभी जाओ, और जिस तरह से उन्होंने तुम्हें उसे घर से धक्के मार कर निकाला है, ना मैं उन्हें निकालूं। आरुषि अपना सर अनिरुद्ध के सीने से हटाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध भी बैठकर कहता है, क्या हुआ, तो उठ क्यों गई? आरुषि, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और जो तुम ये बंदूक निकाल लेते हो ना, बात बात पर यह नहीं करोगे। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पढ़कर प्यार से कहता है, तुम अभी भी उनके बारे में सोच रही हो, उन्होंने इतना गलत किया, उसके बावजूद तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि जो अनिरुद्ध, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। जिस लड़की के साथ इतना गलत किया, वह लड़की आज भी उनके बारे में सोच रही है। सच में आरुषि, मैं तुम्हारे जितना बड़े दिल का नहीं हूँ। ठीक है, मैं बंदूक नहीं निकलूंगा, लेकिन उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। उन्हें पता होना चाहिए कि अब तुम कौन हो। आरुषि अनिरुद्ध राणा आरुषि, उनकी हैसियत बताना जरूरी है तुम्हें, वह पहले वाले आरुषि समझने की गलती ना करे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस सवाल करते हुए कहती है, क्या सच में तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर हल्का सा खींचते हुए कहता है, अब यह मेरा हाथ मरने के बाद ही छूटेगा। अनिरुद्ध के फिर मरने की बात कहने पर आरुषि गुस्सा हो जाती है। वह तकिया उठाकर अनिरुद्ध को मारते हुए कहती है,
तुमने फिर वही बात कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे ये सब सुनना नहीं पसंद। मैंने अपनी जिंदगी में सभी को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अनिरुद्ध, और तुम्हारी यह बातें मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है तुम्हें एहसास है। अनिरुद्ध आरुषि के हाथ से तकिया छीनकर उसे साइड पटक कर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, फिर से नहीं कहूंगा, और इतनी सी बात पर तुम क्या रोना आ गया। आरुषि, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सी बात नहीं है। अनिरुद्ध, ठीक है, आज मैं आखिरी बार ऐसी बात कही थी, आज के बाद नहीं करूंगा, चलो अब फिर से इस तरह से मेरे सीने पर सर रखकर लेट जाओ। अनिरुद्ध लेट जाता है और आरुषि फिर से उसके सीने पर सर रखकर उसे चिपक कर लेट जाती है। अपने एक हाथ को अनिरुद्ध चेहरे पर रखकर वह हल्के से फिराते हुए कहती है, वैसे अनिरुद्ध, जब तुम्हें पता चला कि मैं नहीं आई हूँ तो तुम्हें दिमाग में पहला थॉट क्या आया था कि आरुषि मुझे धोखा देकर भागकर चली गई। अनिरुद्ध आरुषि के सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस ये डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना गया हो, वैसे भी इस गोवा में मेरे वैसे ही बहुत दुश्मन है, बस हर पल यही सोच रहा था कि तुम सेफ होनी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पता नहीं मैं क्या करता। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और आरुषि ऐसे ही अपनी और बचपन की बातें और अपनी सुशांत के बारे में अनिरुद्ध को सुनाते सुनाते उसके सीने पर सर रखकर एक गहरी नींद में सो जाती है। आरुषि के सो जाने के बाद अनिरुद्ध आरुषि को कंबल से उड़ाता है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगता है। आरुषि की उन बचपन की दर्द भरी कहानी सुनकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, आरुषि, तुम्हारा सिर्फ वह लोग दोषी नहीं है, मैं भी तुम्हारा उतना ही गुनहगार हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हें भेजा था वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खरीदने की पहले मांग रखी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें उसे दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। मैं जानता हूँ कि अब हमारे बीच में नजदीकियां हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, लेकिन वह जो तकलीफ जिससे तुम गुजरी हो उसे तुम कभी नहीं भूल सकती, ना वह बचपन वाली तकलीफ जहाँ पर तुम परिवार होते हुए भी अकेली बड़ी हुई हो, और उसके बाद तुम्हारी एक ऐसे आदमी से शादी जिसने शादी से पहले तुम्हें खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। आज मैं तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बचपन के दर्द को तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आने वाली जिंदगी तो तुम्हें ऐसी दे सकता हूँ जहाँ तुम पलटकर अपनी बचपन की तकलीफों को ना देखो। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, आज के बाद कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तुम हो लाइफ जियो की जो तुम चाहती हो, तुम्हारी सारी तकलीफ अब मेरी हुई। तारांकन, जोर से खटखट की आवाज होती है जिससे अनिरुद्ध और आरुषि नींद से जागते हैं। आरुषि को एहसास होता है कि कल वह दोनों एक साथ एक कमरे में सो गए। भले ही यह एक झूठ था कि अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब उसे इस बात का पालन करना था इसलिए हड़बड़ाते हुए वह अनिरुद्ध से कहती है, तुम कम करो, बाथरूम में जाकर छुप जाओ, घर में से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात हम दोनों एक साथ सोए थे, तुम्हें पता है ना, अगर यह बात उन्हें पता चलेगी तो वह क्या कहेंगे कि क्या कुछ दिन भी दूर नहीं रह सकते, और उनके मन में डर भी आ जाएगा कि हमारे करीब आने से कहीं नहीं मुसीबत सर पर ना जाए। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, आरुषि, तुम्हें घर वालों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात दादी की तो वह घर पर नहीं है, तुम्हें पता है ना, वो कल सुबह ही कीर्तन की मंडली के साथ है और वह दोपहर तक ही घर आएंगे, इसलिए तुम्हें उनके बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। उदास टोन, अनिरुद्ध के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखकर आरुषि मुस्कुरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कि फिर से एक रात साथ बिताने के बाद उन्हें आज रात से अलग अलग कमरे में सोना है, और इस दूरी के बारे में सोचकर अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। वैसे तो आरुषि चाह रही थी कि वह अनिरुद्ध को बता दे कि वह सब झूठ था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि अभी उनके बीच में जो सही हो रहा है फिर से खराब ना हो जाए, इसलिए आरुषि उसे समय पर चुप रहती है। अनिरुद्ध, आरुषि, तुम क्यों गई दादी के साथ उस दिन मंदिर? न तुम मंदिर जाती ना वह बाबा जी मिलते हैं, तुम्हें कोई आइडिया है कि मुझको कितना जुल्म हो रहा है, उसे कमरे में ऐसे लग रहा है जिससे कि वह कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। मेरा रात को कमरे में जाने का मन नहीं करता, और सबसे अच्छी बात, तुम अपना सारा सामान लेकर चली गई, आज के आज अपना सारा सामान मेरे कमरे में वापस रखवाओ। कम से कम तुम्हारा सामान देखकर ये तो सुकून मिलेगा कि तुम जल्द वापस आ रही हो।
आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे को प्यार से पकड़ कर कहती है, ठीक है, मैं रखवा दूंगी, वैसे भी कुछ दिन की बात है और दादी ने इतना तो कहा ही है कि हमें कुछ वक्त तो एक साथ बिताना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर नहीं रह सकते वरना हमारे बीच में दूरी आ जाएंगे। अनिरुद्ध गुस्से से, हाँ लेकिन तुमने तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था ना, मतलब मेरे से बात करना भी बंद कर दिया, मुझे देख भी नहीं रही थी, मुझे चाय देने भी नहीं आए, तुम्हें क्या लग रहा था ये कितने दिन तक चलता तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट। अनिरुद्ध गुस्सा और शिकायत एक साथ करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। आरुषि अनिरुद्ध की चिन को पढ़कर उसके चेहरे को लेफ्ट राइट घूमते हुए कहती है, अरे अरे इतना क्या गुस्सा हो रहे हो, और वैसे भी तुम ही तो कारण थे, कितना बुरा बुरा बोला था तुमने मुझसे, तुम्हें घुटन होती है जब मैं उसे कमरे में आता हूँ, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना है, तो मैं बस वही तो कर रही थी, तो मुझ पर ही क्यों चिल्ला रहे हो। अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पढ़कर उसके चेहरे के करीब होते हुए कहता है, क्योंकि मुझ में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा जलन थी, तुम्हें एहसास है मुझ पर क्या देती थी जब मैं तुम्हें उसे कमरे में सुशांत के साथ देखा था, मैं बता नहीं सकता, ऐसे लग रहा था कि गुस्से के कारण मेरे नसें फटने वाली है, तुम्हारे करीब कोई लड़का आए वह बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके साथ, तो फिर भी तुम्हारा एक रिश्ता रह चुका है। आरुषि फिर से सुशांत, कल रात मेरी बचपन वाली कहानी के बाद मैं तुम्हें अपना और सुशांत के रिश्ते के बारे में भी बताया था ना, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा बहुत इंटेंस लव था जिसके लिए मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, सिचुएशन अलग थी इसलिए वह सब हो गया, लेकिन कहीं गई तो नहीं ना, तुम्हारे खिलाफ कुछ किया तो नहीं। अनिरुद्ध हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यह इंटेंस लव और सुशांत बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, वह पास था, लेकिन फिर भी मुझे जलन हो रही है कि एक वक्त पर तुमने किसी और को चाहा, किसी और को नजरों से देखते हो कि जैसे मुझे देखती हो। भले ही तुम करीब नहीं गए फिर भी तुम दोनों ने हाथों पकड़ा ही होगा ना एक दूसरे का, और तुम शर्माई होगी। कोई फैंटेसी वगैरह तो नहीं सोचती थी सुशांत को लेकर, रात को सोते समय कुछ उसके बारे में सोचती हूँ, फिर सोचकर शर्मा जाती हूँ। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि शर्माते हुए कहती है, छी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, इनिशियल डेज थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम क्या क्या सोचते हो अपने दिमाग में, मैं सुशांत को लेकर भला वह सब फैंटेसी क्यों सोचूंगी। अनिरुद्ध अरे भले ही सिर्फ एक दिन का ही रिलेशनशिप हो, लेकिन पसंद तो पहले से ही था ना, और लड़की अक्सर ऐसा करती है, बल्कि लड़के भी करते हैं, फैंटेसी होती है उनके दिमाग में उसे लड़की को लेकर जिसको वह पसंद करते हैं। आरुषि अनिरुद्ध की बातें सुनकर शर्मा जाती है, हिचकी चाहते हैं, वह कहती है, क्या कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी फैंटेसी सोचते हो। मेरा मतलब कि तुम तो कर भी चुके होंगे उन लड़कियों से जो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आई होगी। अनिरुद्ध आरुषि की नाक पर टैप करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है। आरुषि हाँ हो रही है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम्हें हो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के और करीब आता है और उसके कमर पर हाथ रखकर उसके होठों की तरफ देखकर सेडिक्टिव टोन में कहता है, नहीं मैंने पहले तो कभी नहीं सोची, लेकिन हाँ जब से तुम जिंदगी में आए हो सोचने लगा हूँ उन फैंटेसी के बारे में जो एक दिन तुम्हारे साथ करनी है मुझे। अनिरुद्ध की उन सेडिक्टिव बातों को सुनकर आरुषि घबरा जाती है, वह अपनी मुट्ठी में साड़ी को कसकर भेजकर नर्वस होते हुए कहती है, क्या कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचते हो, मुझे नहीं पता था, वैसे क्या फैंटेसी है तुम्हारी मुझे लेकर। आरुषि के उन एक्सप्रेशन को देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्या सोचता हूँ, वैसे फैंटेसी तो बहुत सारी है आरुषि, लेकिन अभी बता नहीं सकता, लेकिन जब करूँगा तब पता चल जाएगा, कुछ थोड़ी ज्यादा वाइल्ड है, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी उनकी आदत हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी तो तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, हमारे बीच में किस हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर एक गिल्टी एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जिसे देखकर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़कर कहता है, नहीं आरुषि देखो, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही जल्दी कर देता हूँ, लेकिन अब मैं जल्दी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ।
मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वह जगह नहीं बन पाई है जो शायद कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए बन गई है। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल ने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी भी कहीं ना कहीं तुम मुझसे डरती हो, मुझे बचती हो, कहीं ना कहीं तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं इन सब बातों का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि यह सोचूंगा कि इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए वक्त जरूरी है। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है, मुझे बता देना। तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। अनिरुद्ध की बातों पर आरुषि दिल से खुश हो जाती है। वह देख रही थी क्या अनिरुद्ध में कितना बदलाव आया है। अनिरुद्ध बेड से उठकर आरुषि से कहता है, चलो जल्दी से तैयार हो जा, हमें कॉलेज भी तो जाना है। अनिरुद्ध की कॉलेज की बात सुनकर और उसे शॉक्ड होकर उसे देखते हैं, क्योंकि उसने तो मना किया था कि आज के बाद वह घर से बाहर कदम भी अनिरुद्ध से पूछकर रखेगी। आरुषि, क्या कहा तुमने? मैं आज कॉलेज जा रही हूँ और यह बात तुम कह रहे हो? अनिरुद्ध, हाँ आरुषि, तुम आज कॉलेज जा रही हो। अब ये बार बार एक ही सवाल करना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि खुशी से उछल पड़ती है और बेड से उतरकर अनिरुद्ध के जोर से गले लग जाती है। आरुषि का इस तरह का बचपन अनिरुद्ध पहली बार देख रहा था और इतना खुश होते हुए अनिरुद्ध भी खुश होता है। एपिसोड 80। कॉलेज लड़कियों ने आरुषि को मारे टॉन्ट। जब अनिरुद्ध आरुषि को ये कहता है कि अब से वह वापस कॉलेज जा रही है, तो आरुषि छोटे बच्चों की तरह खुशी के मारे उछल पड़ती है और वह अनिरुद्ध को कस के गले लगाती है। आरुषि को अनिरुद्ध पहली बार इतना एक्साइटेड और खुश देख रहा था और उसकी खुशी देखकर अनिरुद्ध भी मुस्कुरा जाता है। आरुषि, एक्साइट होते हुए, तुम सच कह रहे हो? मतलब आज से मैं अपने कॉलेज वापस जाऊंगी? अनिरुद्ध, अचानक से यह बदलाव कैसे आया? क्या मेरे जो कल बातें कही उसके कारण तो नहीं? अनिरुद्ध, तुमने बिल्कुल सही समझा आरुषि, कल तुम्हारी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तुमने अपनी पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रगल किया, अपने पेरेंट्स से मार खाई, कितना कुछ सुना, और आज जो मैं चीज़ तुम्हें आसानी से प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अपने ईगो कारण मैं वह तुमसे क्यों छीनूं? तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, तो तुम पढ़ो, तुम जितना पढ़ना चाहती हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू को देखकर अनिरुद्ध कहता है, तुम अभी रो रही हो? क्या हुआ? क्या मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल लाइन बोल दी? आरुषि, इमोशनल कुछ नहीं, बस जो देख रही हूँ उसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी, शायद अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, यही सोच रही थी मैं, बट अचानक से जो तुम ये कह रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनिरुद्ध, आरुषि, तुमने कल क्या कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम कब कैसे भूल गई कि तुम्हारा इस दुनिया में तुम्हारा पति है? मैं हूँ, इसलिए आज के बाद यह मत कहना। और हाँ, आपसे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होगी, जितने गम तुमने सहने थे सह लिए। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जाकर तैयार होता हूँ। आरुषि, ठीक है। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। आरुषि खुशी से झूमते हुए कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में एक रात में कितना बदल गया। किसी ने सही कहा है, चीजों को ठीक होने में वक्त लगता है। क्या कभी सोचा था कि यह अनिरुद्ध मुझे खुद आगे से कॉलेज जाने के लिए बोल रहा है, जिसे एक बार मेरे कॉलेज जाने के लिए कितना हंगामा किया था, मुझे कितना डराया था, और कुछ दिन पहले ही इसलिए मुझे कितने गुस्से से कहा था। लेकिन देखो, आज मुझे खुद लेकर जा रहा है। अब तो मुझ पर मुझे भी लग रहा है कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच में सब सही होने वाला है। तारांकन। डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले नाश्ता कर रहे थे। अनिरुद्ध और आरुषि का नाश्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मुस्कान भी अपने नाश्ते की प्लेट को दूर करते हुए कहती है, मेरा नाश्ता भी हो गया। अनिरुद्ध, तुम कितनी देर में निकल रहे हो? आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखती है। अनिरुद्ध, मुस्कान, मैं तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है और ड्राइवर भी है, वही गाड़ी तुम्हें ऑफिस छोड़ दे करेगी और वही लेकर आया करेगी। मुस्कान, ओ अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया क्या? अनिरुद्ध, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे और भी कई मीटिंग्स होते हैं और दूसरे काम होते हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाड़ी का इंतजाम करवा दिया जाए, और वैसे भी ये थोड़ा सा और हो जाएगा क्योंकि मैं बस हूँ और तुम एक इंटर्न में फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहता। आई होप तुम समझ रही हो।
मुस्कान साफ समझ रही थी कि अचानक से क्या बदल गया है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए वह कहती है, हमें समझती हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया, वैसे भी हमारे काम का टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, मोस्ट वेलकम आरुषि की तरफ देखकर, चलो आरुषि हम निकलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाए। मधु देवी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध, वो मैं आरुषि के कॉलेज जा रहा हूँ उसे ड्रॉप करने के लिए। जवाब देकर अनिरुद्ध और आरुषि वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुस्कान डिसअपॉइंटेड लुक मधु देवी को देते हुए कहती है, आपको अभी भी लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि वह दोनों वापस एक हो रहे हैं। माया, मुस्कान, अगर तुम्हें भाई को पाना है ना तो थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, शादी होने के बाद भी भाई तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाले, जितना आरुषि ने सहन किया है तुम्हें उससे डबल सहन करना होगा, लेकिन तुम पहले ही इतना घबरा रही हो तो बाद में क्या होगा? सच बताओ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई को आरुषि के अलावा और कोई नहीं संभाल सकती। माया के इस जवाब पर मुस्कान और मधु देवी माया की तरफ देखती है और मधु देवी गुस्से से कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? माया, अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भाई की शादी हुई थी आरुषि के साथ तो भाई का बर्ताव कितना बड़ा था, बहुत गुस्सैल, हर बात पर आरुषि को डांटना वाले। आरुषि थर थर कांपती थी उनके आगे, और आज देखो वह कल आरुषि के लिए काम करे। तुम्हें बस यही कह रही थी कि थोड़ा सब्र रखो और हमारा साथ दो। मुस्कान, ठीक है, कोशिश करते हैं। तारांकन, गाड़ी कॉलेज के आगे आकर रुकती है। कॉलेज के गेट को विंडो से देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, तो ये तुम्हारा कॉलेज काफी पुराने जमाने टाइप का है। तुम इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे इतना लड़ रही थी, मैं तुम्हें गोवा के अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता। अनिरुद्ध के इस बात पर आरुषि कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि अगर जवाब देती तो अनिरुद्ध को बुरा लग जाता, क्योंकि इस कॉलेज में आने का में कारण सुशांत था। लेकिन फिर भी आरुषि के ना कहने पर अनिरुद्ध को तुरंत आइडिया जाता है और वह आरुषि को एक एरोगेंट लुक देते हुए कहता है, तो इसलिए तुम मेरी बात को प्रपोज कर रहे थे जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन बदलवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तुम शादी के बाद पढ़ाई के लिए नहीं सुशांत के लिए आया करती थी। अनिरुद्ध की वह बात सुनकर और उसे चिढ़ जाती है और वह गुस्से से देखे उसे कहती है, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी ना, मैं कितनी खुश थी, लेकिन इन बातों से तुमने मेरा मूड बिगाड़ दिया, थैंक यू। आरुषि गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही जाने लगती है, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अनिरुद्ध के ये कहते ही आरुषि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पहले तो वह शर्म आती है और बाद में एकदम से अनिरुद्ध के पास जाकर उसके गाल पर किस कर देती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है। अनिरुद्ध के हैरान एक्सप्रेशन को देखकर आरुषि कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? अनिरुद्ध एक मोबाइल का बॉक्स आरुषि को देते हुए कहता है, मैं इसकी बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। आरुषि काफी एम्बारसमेंट फील करती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर वह एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे वह बुरा नहीं था, अच्छा लगा मुझे, फिलहाल तुम ये बॉक्स खोलकर देखो, तुम्हारे लिए मोबाइल है। आरुषि मोबाइल देखकर बहुत खुश होती है। अनिरुद्ध, कल जिस तरह से तुम चली गई थी और रात को रोटी, उससे मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, और मैंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया। अगर मोबाइल होता तो तुम्हें फोन करके पूछ लेता, और तुम भी कौन से जमाने की लड़की हो, एक मोबाइल नहीं मांग सकती थी मुझसे? बिना मोबाइल के इधर उधर आ जा रहे हो, आपसे इस मोबाइल को संभाल कर रखना, और हाँ, मेरा नंबर स्पीड डायल पर है, कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ही कॉल आना चाहिए। आरुषि, ठीक है, और थैंक यू इस मोबाइल के लिए, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आरुषि मोबाइल को बैग में रखकर जैसे ही जाने लगती है, अनिरुद्ध उसे फिर से रोकते हुए कहता है, एक मिनट, आप ऐसे कैसे जा रही हो? मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है, ऐसे रुखा सुखा थैंक यू कहोगी? आरुषि, लेकिन वह तो तुम्हें एडवांस में मिल चुका है ना? अनिरुद्ध, हाँ, लेकिन मुझे वापस चाहिए, और थोड़ा सा और भी ज्यादा मजेदार। उंगली से अपने होठों पर इशारा करते हुए आरुषि शर्मा जाती है। अनिरुद्ध के गाल पर हल्की सी थपकी देते वह कहती है,
तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या बोल रहे हो? सामने मेरा कॉलेज है, बच्चे आ जा रहे हैं और वहां से वह सिक्योरिटी गार्ड भी साफ नजर आ रहा है। तुम क्या चाहते हो मेरे बारे में ऐसी बातें? उड़े चलो, अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है और वह आरुषि के गाल को हल्के से पिंच करते हुए कहता है, ठीक है, बाय। तारांकन। आरुषि कैंटीन में बैठी थी और कुछ लड़कियों से बातें कर रही थी, जिनमें कुछ लड़कियां आरुषि से अच्छी तरह से बात कर रही थी और कुछ लड़कियों का ग्रुप आरुषि का मजाक बना रहा था, क्योंकि यह बातें तो सभी जानते हैं कि आरुषि की अनिरुद्ध राणा से शादी हुई है, जो गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन अब तक किसी ने उन दोनों को साथ में नहीं देखा, इसलिए वह लड़कियां आरुषि का मजाक बनाते हुए कहती है, आरुषि, अगर वह तुम्हारा पति है तो कभी कॉलेज में नजर क्यों नहीं आया तुम्हारी? उसके साथ कभी कोई फोटो नहीं देखी? नहीं शादी की कोई फोटो देखी तो हम कैसे विश्वास कर ले कि वह तुम्हारा ही पति है? अटेंशन लेने के लिए कहीं किसी और के पति को अपना तो नहीं बना रही? दूसरी लड़की आरुषि पर हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे मोबाइल में उसकी कोई तो फोटो होगी ना, मेरा मतलब तुम दोनों के साथ में हो। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ अपने साथ में फोटो क्लिक करते हैं, वॉलपेपर लगते हैं, मोबाइल में ही दिखा दो कि सच में वही अनिरुद्ध राणा तुम्हारा पति है, जो गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन है, या फिर तुम ऐसे ही कर रही हो? आरुषि लड़कियों की बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वह चेयर से उठकर अपने बैग को उठाते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के कोई जवाब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलेगी किसी और को अपना पति बना लूंगी? अनिरुद्ध राणा ही मेरा पति है, विश्वास करना है तो करो वरना मत करो, मैं चली। आरुषि जैसे उठकर जाने लगती है, तभी एक लड़की आरुषि को रोकते हुए उसे पर मजाक उड़ाते हुए कहती है, आरुषि, अपनी बात सही साबित नहीं कर पाई तो बचकर भाग रही हो? अरे यार, तुम्हें क्या लगता है हम पागल है क्या? तुम्हारी बातों पर हम विश्वास करेंगे? अनिरुद्ध राणा गोवा का नंबर 1 बिजनेसमैन, इसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती है, जो किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत एक्ट्रेस मॉडल को डेट कर सकता है और उनसे शादी कर सकता है। भला वह तुम जैसे एक मामूली लड़की इससे भले शादी क्यों करेगा? आरुषि, सच बता रही हूँ, उसके घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छी हैसियत वाली होगी। वह शादी किसी के रियासत की लड़की से करेगा, तुम जैसी लड़की से थोड़ी ना। हंसते हुए आरुषि उन सभी लड़कियों की बातों से हट हो जाती है, हालांकि वह जानती है कि वह आरुषि की असलियत नहीं जानती, फिजूल में उसका मजाक बना रही है, लेकिन जिस तरह से सब उस पर टोंट कस रही थी और उसे इंसल्ट को नहीं सहन कर पाती और वह काफी इंफीरियर फील करती है कि क्या सच में वह अनिरुद्ध के लायक नहीं है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।